कम्युनिकेशन सेंसिबल होना चाहिए, नहीं तो मुंह तो ढिंचाक पूजा भी खोलती है। ठीक है, खुलता ओके, ये एनर्जी रखें। हाँ, मेरा नाम है स्टीवन फर्नांडिस और मैं एक सर्टिफाइड बिजनेस कम्युनिकेशन और लैंग्वेज एक्सपर्ट हूं गाइस। मैं इन सेशंस में आपको स्पेसिफिकली उन सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में आज तक आप डरते रहे हो, और वो है सीए फाउंडेशन का इंग्लिश वाला पोर्शन। 20 दिन में, सिर्फ 20 दिन में मैं आपको करवाने वाला हूं पूरा सिलेबस। ये मैं प्लेज लेता हूं, एक प्रॉमिस है मेरी तरफ से कि आपको मजा तो आएगा ही आएगा। पहली बार शायद इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगी, आपको डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार ये सब्जेक्ट तो मैं इजीली ना सिर्फ कवर कर सकता हूं बल्कि इसमें बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर ला सकता हूं। इस प्रॉमिस के साथ गाइस, ये वीडियोस देखना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सोच। सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला सेशन समझने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस पर अगर आप ध्यान दोगे तो मैक्सिमम आपको आती हैं केस स्टडीज। केस स्टडीज मतलब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, यही ये चैप्टर पर्टिकुलरली समझाता है। आपको यह बात समझ में आएगी कि केस स्टडीज में कैसे आपको एक पूरी कहानी दी होती है जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा है। वो शायद वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, वो रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, और उसके बेसिस पे आपसे पूछे जाएंगे कुछ बहुत पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस। उन पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस का जवाब देना आपको आना चाहिए, बट उसके लिए बहुत बेसिक सी चीज चाहिए, और वो है कि कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन में नेटवर्क्स का मतलब क्या होता है, कौन कौन से तरीके के अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं कम्युनिकेशन में, और एफिशिएंट कम्युनिकेशन, जैसा मैंने अपने सेशन के बिल्कुल शुरू में बोला था कि मतलब रखने वाला कम्युनिकेशन, मीनिंगफुल एफिशिएंट कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। न सिर्फ कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे आप, बल्कि आई एम प्रीटी श्योर आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी कम्युनिकेशन के साथ बढ़ जाएगा आज के सेशन के बाद। सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। आपके पास, आपके सामने एक बहुत अमेजिंग सा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, और उस फ्लो चार्ट में अगर आप देखोगे तो बात शुरू होती है सेंडर से, यानी मैंने आपको कुछ बात पहुंचानी है, समझानी है, बतानी है, सिखानी है, तो मैं हुआ आपका सेंडर, और मुझसे कम्युनिकेशन निकलेगा, मुझसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। कम्युनिकेशन आगे बढ़ता तो है, बट मान लीजिए मेरे दिमाग में अगर कोई थॉट है और मुझे आप तक पहुंचाना है। यार आज तक तो ह्यूमन रेस इतनी एडवांस नहीं हुई है कि मैंने यहां पे सोचा और आपने वहां पे समझ लिया। ऐसा होता है जेस्चर्स के थ्रू, दूसरे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, बट टेलीपैथी जिसे हम बोलते हैं कि मेरा मन आपने पढ़ लिया, दिमाग पढ़ लिया, ये करना बहुत मुश्किल है या ये इम्पॉसिबल सा है। सो इसीलिए हम कम्युनिकेशन को एक माध्यम की वजह से या एक मीडियम की वजह से आगे एक्सप्रेस कर पाते हैं। यही यहां पे मैं मार्क करता जाता हूं आपके लिए कि सेंडर से अगर आप देखोगे तो देखो सेंडर की तरफ से जा रहा है मैसेज, और एक चैनल के थ्रू, चैनल यही एक मीडियम होता है, अलग अलग तरीके के चैनल्स होते हैं जिनको हम यूज करके और मैसेज को आगे तक पहुंचाते हैं, या हमारे थॉट्स को कन्वे करते हैं, हमारे आइडियाज को, बेसिक या ओपिनियंस को कन्वे करते हैं। अच्छा, यहां पे आपने एक वर्ड देखा होगा एनकोडिंग। अब ये भला एनकोडिंग क्या चीज है? एनकोड करने का मतलब है अपने मैसेज को उस चैनल या उस माध्यम पे बैठाना। इसका मतलब यह है कि मान लो मेरे पास थॉट्स हैं मेरे दिमाग में, बट अगर मैंने इनको शब्दों में नहीं पिरोया या शब्दों में नहीं बिठाया तो आप मेरी बात कैसे समझोगे? इसीलिए एनकोडिंग। आगे अगर आप देखोगे तो हमारा मैसेज आगे चल रहा है, और यहां पे एक बात कही गई है नॉइज। क्या नॉइज का मतलब शोर है कि यार बड़ा शोर हो रहा था तो मुझे मैसेज नहीं समझ में आया? नहीं, नॉइज का मतलब सिर्फ शोर नहीं है। नॉइज का मतलब वो हर एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से शायद आपका मैसेज लूज हो जाए या गायब हो जाए, या सामने वाले को शायद समझ में ना आए। यार सोच के देखो, कई बार जब आप कोई बात सामने वाले तक बोलते हो, आपके दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, यार रिलेशनशिप में किसी भी, इतने झगड़े क्यों होते हैं? मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। यार फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई एम नॉट अ टेक्सटिंग पर्सन एट ऑल, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एसएमएस करने में या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करने में पूरा मैसेज या पूरी इमोशंस जो है वो एब्सोल्युटली लूज हो जाती है।
आई एम प्रीटी श्योर यू एग्री विथ मी ऑन दिस। बट वैसे ही नॉइज याद रखिएगा, हर एक ऐसा डिस्टर्बेंस नेचुरल हो, मैन मेड हो, आगे हम समझेंगे कि नॉइज किस किस तरीके के होते हैं, बट इन सारी तरीकों से हो सकता है हमारा मैसेज खो जाए, तो वो होता है नॉइज। फिर पहुंच गया हमारा मैसेज रिसीवर के पास, यानी मैंने आप तक मेरी बात पहुंचा दी। बट अगर आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आई है, अगर आपने मेरी बात को आधा समझा है या गलत समझ लिया, तो क्या मेरा कम्युनिकेशन रियली एफिशिएंट था? नहीं। इसीलिए यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने जो शब्द कहे हैं उनको डिकोड करना पड़ेगा, ताकि जो मेरा ओरिजिनल मैसेज था, ओरिजिनल थॉट था, वो आपके दिमाग में आ सके। इसीलिए डिकोडिंग का प्रोसेस, कि आपने वापस मेरे शब्दों को तोड़कर मेरे मीनिंग को समझने की कोशिश करी। आप मुझे क्या दोगे यार? मान लो अगर मेरी वॉल्यूम बड़ी कम है, तो आप नेक्स्ट टाइम मुझे बोलोगे प्लीज सर अपनी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ाकर बात करना। यह आपने मुझे दिया है फीडबैक, यानी इंप्रूवमेंट का स्कोप। ये फीडबैक बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है कम्युनिकेशन में खासकर, तो ये चीज याद रखिएगा। फीडबैक के बाद अगेन एक चैनल के थ्रू वापस वो जो फीडबैक है वो सेंडर तक पहुंच जाता है। क्या फीडबैक में भी बैरियर्स हो सकते हैं? हाँ, जैसे नॉइज हमने चेकआउट किया था, वैसे ही और भी बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन में। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन कौन कौन से तरीके का होता है। 3 मेजर कैटेगरीज कम्युनिकेशन की आपको यहां पे दे रखी है, और वो है वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन। अगेन इसमें भी 2 सब कैटेगरीज होती हैं, जबकि कम्युनिकेशन फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है। आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, आपने एक ऑफिशियल ईमेल लिखा, आपने एक लेटर लिखा, ये कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन समझा जाता है। और इनफॉर्मल वही जो हम रोज करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेशनशिप्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहला समझते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब शब्दों का या लैंग्वेज का इस्तेमाल। अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा रहे हो, तो वो है वर्बल कम्युनिकेशन। अगेन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो 2 तरीकों में बढ़ता है, रिटन या ओरल। ओरल कम्युनिकेशन जितनी भी बकवास, जितनी भी बातचीत, जितनी गॉसिप रोज हम करते हैं, वो सारी ओरल कम्युनिकेशन ही तो है। रिटन कम्युनिकेशन, यार मान लो आपके कॉलेज में आपको स्पॉन्सरशिप किसी सोसाइटी की मिली है, किसी इवेंट की, किसी फेस्टिवल की आपको स्पॉन्सरशिप करवानी है, तो आप क्या करोगे? आप एक बढ़िया सा ब्रोशर बनाओगे, आप अपने स्पॉन्सर्स तक लेकर जाओगे। वो ब्रोशर है एक फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। देखो कौन कौन से फॉर्म्स और दूसरे दिए हुए हैं, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, हैंडबुक्स, ब्रोशर्स, चैट प्लेटफॉर्म्स, इवन जो रोज की एसएमएसिंग आप करते हो इतनी सारी, ये सब कुछ है रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्म्स। और ओरल कम्युनिकेशन में और क्या आ जाता है? ऑफ कोर्स यार, ये वीडियो में जो आपके सामने मैं खिटर पिटर कर रहा हूं, ये सारी ऑफ कोर्स ओरल कम्युनिकेशन है। अच्छा, आगे अगर आप देखोगे फेस टू फेस हो सकता है, टेलीफोन पर हम जो बतियाते हैं, ये सारी बातें ओरल कम्युनिकेशन में आ जाती है। अच्छा, ऑफ कोर्स इन दोनों कम्युनिकेशंस में अपने अपने फीचर्स होते हैं, कुछ चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ओरल कम्युनिकेशन में आपको मालूम है कि वॉल्यूम का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर मेरी वॉल्यूम मैं ऊपर नीचे करूं, इसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, और ये भी ओरल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार चीजों को हाईलाइट करने के लिए आप देखोगे मेरी आवाज हाई पिच्ड हो जाती है। कभी कभार अगर मुझे कोई सीरियस बात समझानी है तो मैं लो पिच बात से समझाऊंगा उसको। तो ऐसे ही वेरिएशन होता है कम्युनिकेशन में। अच्छा, एक बड़ा आसान बात यहां पे बोली गई है, और वो है कि वर्बल कम्युनिकेशन सबसे इजीएस्ट और फास्टेस्ट और इसीलिए सबसे सक्सेसफुल फॉर्म है कम्युनिकेशन का। बट अगर आप ध्यान दोगे तो सिर्फ 7%, यानी पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन जो चल रहा है उसमें से सिर्फ 7% होता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो बाकी का क्या? बाकी और भी दूसरे तरीके हैं, जैसे कि नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा देना। यार अब एक सिंपल सा एग्जांपल लो। मान लो आपकी मॉम ने आपको आंखें दिखाई, या मान लो आपके दोस्त ने आपको इशारा किया, तो ये इशारे जो हैं जिन्हें हम जेस्चर्स कहते हैं, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म। ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके लिए यहां मार्क करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो घर पे आप कुछ हरकत कर रहे थे, कोई हरकत पटक रहे थे, और आपकी मॉम ने आपको ऐसे डेथ स्टेयर दिया, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि कब रुक जाना है, कब मॉम का पारा हाई हो जाएगा। और ऐसे ही मान लो आपका दोस्त आपके पास खड़े खड़े कोई इशारा करता है, किसी लोकेशन में आपको पिन पॉइंट करता है, तो आपको पता है कि कब और कहां नजर डालनी है।
तो यही होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जेस्चर्स के थ्रू। देखो और कौन कौन से तरीके होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस यानी हमारे हाव भाव। कई बार यार हम सिर्फ अपने चेहरे के हाव भाव से चीजें एक्सप्रेस कर जाते हैं। वैसे ही हमारा स्टांस यानी जिस तरह से मैं खड़ा हुआ हूं, आपको आगे मैं समझाऊंगा। बॉडी लैंग्वेज में यानी जिस तरह की हम लैंग्वेज हमारी बॉडी कहती है, जिस तरह का हमारा पोस्चर है, हमारा स्टांस है, जिस तरह से हम बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें आपके बारे में बहुत सारी चीजें कन्वे करती है, जैसा कि आज के एक सैंपल क्वेश्चन में यानी एक केस स्टडी में भी हम समझेंगे। और यही बातें आपको बहुत याद रखनी है ताकि आप क्वेश्चंस को सक्सेसफुली आंसर कर पाओ। आगे कहता है जेस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस। ऑफ कोर्स यार हमारी बातें यानी जब हम कोई चीज बोलते हैं, कभी कभार हम सिर्फ अपनी आवाज ऊंची नीची करके बातें समझा देते हैं। उसके आगे बोला गया है टच और दूसरे फिजिकल साइंस, ये सारे फॉर्म्स कम्युनिकेशन के, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फॉर्म्स हैं। अच्छा, जैसे कि सिंपल एग्जांपल दूं, लोग कहते हैं कि आपको कभी भी इंटरव्यू में ऐसे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस हैंड्स वाला ये जो जेस्चर होता है, ये ईगो का या प्राइड का जेस्चर है। ये बताता है कि आप सामने वाले की बात नहीं सुनना चाहते, शायद आप एक क्लोज्ड या स्टबर्न एटीट्यूड रखते हैं। तो देखो बॉडी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहां पे बोलता है कि 55% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पूरा दुनिया में होता है, यानी सारे कम्युनिकेशन का 55%। आगे अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड दिया हुआ है और वो है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज होता है कि शब्दों से ज्यादा जब हम कभी कभार कोई बात समझा जाते हैं, बोल जाते हैं, एक्सप्रेस कर जाते हैं। जैसे यहां पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वॉइस क्वालिटी, इंटोनेशन, पिच, स्ट्रेस, इमोशन, टोन और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। मान लीजिए वीकेंड पे आपका दोस्त आपको बोलता है यार पता है संडे को एक सत्संग होता है, उसमें मैं तेरे को लेकर चलता हूं, तो आपका मूड जो है, आपका टोन जो है वॉइस का, आप जो कहोगे यही बहुत कुछ कह जाएगा आपके बारे में कि आप कितने इंटरेस्टेड हो या नहीं हो शायद। तो यही चीज होती है पैरा लैंग्वेज, कि शब्दों के अलावा जेस्चर्स से ज्यादा कई बार हम चीजें समझा जाते हैं, और वो है पैरा लैंग्वेज। अगर आप देखोगे यहां पे एक और फॉर्म दिया हुआ है और वो है एस्थेटिक कम्युनिकेशन। यार क्या आपको ऐसा लगा है कभी, अगर आप कहीं बहुत ही सुंदर जगह गए हो, शायद बाइक ट्रिप पे लेह, शायद कुल्लू मनाली, शायद साउथ में कहीं, या इवन गोवा अगर आप गए हुए हो, तो सुंदर सा सनसेट देखकर, यार हरी भरी वादियां देखकर हमारा जो दिल इतना खुश हो जाता है कि सामने वो चीज ऐसा लगता है जैसे आपसे कुछ बोलना चाह रही है, वो पूरी सीनरी आपसे कुछ बात करना चाह रही है और ये समझा रही है आपको कि लाइफ कितनी मजेदार है ना। कई बार ऐसी फिलोसफिकल थॉट्स हमारे दिमाग में आती है, कई बार ऐसे फिलोसफिकल थॉट्स पे हमारे दोस्त हंसते भी हैं हम पर। मतलब डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक के थ्रू, यार म्यूजिक तो आपको समझ में आता ही है कि उसके थ्रू एक लैंग्वेज लिटरली कही जा सकती है, म्यूजिक से सामने वाले को कुछ बात समझाई जा सकती है। कि कितने गानों से आपको पता होगा आंसू आ जाते हैं यार, कि आपने सुना और आपको लिटरली वो इमोशन टच कर गया। बिल्कुल वैसे ही अगर आप आगे देखोगे तो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। अगर मान लीजिए ऐसा एक साइन बना हुआ है रोड पर, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि वहां से आगे नहीं जाना, या शायद वन वे है या नो पार्किंग है। इसका मतलब साइंस, सिंबल्स भी हमसे बातें कह जाते हैं और वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करी गई है इस चैप्टर में, और फॉर्मल कम्युनिकेशन तोड़ा गया है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स में आपको 3 टाइप्स यहां दे रखे हैं, और वो हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे बॉस से एम्प्लॉय और एम्प्लॉय से बॉस, ऊपर से नीचे जो ट्रैवल करता है कम्युनिकेशन, वो हो गया वर्टिकल। अगर आपके सेम पोजीशन या लेवल पे रहने वालों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, यानी आप मैनेजर हो, आपके साथ एक और मैनेजर है, एक और मैनेजर है इस तरफ, तो ये कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। और तीसरा जो टाइप है वो है डायगोनल, यानी अलग अलग लेवल्स पे जो कम्युनिकेशन होता है वो क्रॉस कम्युनिकेशन को हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी बैठ रहा है तो नेक्स्ट टाइम हम ये बात करेंगे कि कैसे केस स्टडीज को कम्युनिकेशन के बेसिस पे सॉल्व किया जा सकता है। मैंने कहा था शुरू में कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, बैरियर्स हो सकते हैं, ये बात भी मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। तो आओ सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। यहां दिया हुआ है कि आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब आपका मैसेज जो है वो सामने वाले तक अगर पहुंच गया बड़े क्लियर तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से, तो आप बोलोगे कि आपका कम्युनिकेशन सिंपल है। सिंपल यानी शॉर्ट भी होता है। अगर आप लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो तो यार सामने वाला बोर हो सकता है। उसके आगे दिया हुआ है कंसाइज,
यानी शॉर्ट और बिल्कुल एलैबोरेट डिटेल्स दिए बिना आपको मेन पॉइंट आपका समझा देना है। अच्छा, अगर आप ऐसे फिलर्स यूज करोगे जैसे यू सी, है ना, तो फिर आपकी बात खो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है आपकी बात ठोस, कॉन्क्रीट, फैक्ट्स पे बेस्ड, टैंजिबल होनी चाहिए। और फिर ये कोहेरेंट वाला पॉइंट आ जाता है जो मैंने आपको बोला था। कोहेरेंसी का मतलब कि आपकी सारी बातों में एक ऐसा धागा पिरोया होना चाहिए, एक ऐसा ब्रिज होना चाहिए, एक ऐसा कनेक्ट होना चाहिए जिससे सामने वाला आपकी सारी बातों को समझ जाए। जैसे अगर आपने एक ऐसे लिखा बट सामने वाला पढ़ के बोले कि यार पहले पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ पे पता नहीं कहां जंप मार गया, समझ ही नहीं आया, तो ये बात आपकी सही नहीं होगी। कंप्लीट होना चाहिए, पूरी बात आपको सामने वाले तक पहुंचानी है, आधी अधूरी नहीं तो कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है कि शायद इंटरनेट पे, वीडियोस पे, यूट्यूब पे खासकर इस चीज की थोड़ी ज्यादा ही जरूरत है। आपका कम्युनिकेशन पोलाइट यानी कर्चियस होना चाहिए। अगर आप दूसरों को दिमाग में रखकर और फिर कम्युनिकेशन करोगे कि सामने वाले की फीलिंग्स कैसी होंगी यार, शायद वो हर्ट हो जाएगा, शायद उसको पसंद नहीं आएगी जो बात आपने बोली, तो फिर आप रिस्पेक्टफुल, ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कर पाओगे। और ये कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कहता है लिसन फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब कि क्या सामने वाले को मेरी बात पूरी पूरी समझ में आई है या नहीं, या क्या जिन शब्दों का माध्यम यूज करके मैं उसको कम्युनिकेट कर रहा हूं वो सही है या नहीं, ये मुझे डिसाइड करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अगर अपनी बात बोल दी, सामने वाले को समझ में आई या नहीं आई तो मुझसे कोई मतलब नहीं, ये आप नहीं बोल सकते। ऑफ कोर्स ऐसे ही सुनने वाला जो है उसको भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए, उसको बात समझ में आनी चाहिए, तब जाके कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन पाएगा। आपने मुझे कहा कि आपको टिकटॉक के वीडियोस देखना पसंद है और मैंने आपको फट से जज कर लिया, तो मैंने शायद आपकी पूरी बात सुनी भी नहीं। अच्छा, ये सोचो बातें करते वक्त कितनी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। आप अपने बॉस से कुछ कह रहे हो, छत पे से एरोप्लेन निकल रहा है, आप मम्मी को कुछ बोल रहे हो, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, यार ये होती हैं डिस्ट्रैक्शंस। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहता है कि आपका फोकस और अटेंशन आपके कम्युनिकेशन पर ही होना चाहिए। सो इसे मार्क कर लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको बोला गया है यहां पर कि ना सिर्फ आपका कम्युनिकेशन लॉजिकल होना चाहिए या ना सिर्फ इमोशनल होना चाहिए, इन दोनों का एक परफेक्ट मिक्सचर होना चाहिए। अब समझते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके कम्युनिकेशन में बाधाएं डाल सकती है, रोक सकती है, ताकि आपका कम्युनिकेशन का साइकिल पूरा ना हो। अच्छा, पहला पॉइंट यहां पे बोला गया है फिजिकल बैरियर्स। जोर से शोर हो रहा है, नॉइज है, टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस हैं, आपका फोन पुराना है और इस वजह से सामने वाले को बिल्कुल भी आपकी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, हो सकता है आप बड़े दूर बैठे हो और इंटरनेट वहां पे पहुंच नहीं रहा। हो सकता है कि ऑफिस के दरवाजे ऐसे हैं जिसके थ्रू आपकी आवाज सुनाई दे रही है, शायद सामने वाले को आप बताना नहीं चाह रहे थे या नहीं चाहते थे कि आपकी बात बाहर तक जाए। सेपरेट एरियाज हैं, अलग अलग एरियाज की वजह से बहुत ज्यादा लार्ज ऑफिस स्पेस है, बात एको हो रही है। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बाधाएं या कम्युनिकेशन में बैरियर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बैरियर। आपका बॉस एक ऐसी जगह बैठा है आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जहां पर आपका रिव्यू उस तक कभी पहुंचता ही नहीं। आप बोल बोल के थक गए हो यार कि कॉफी मशीन काम नहीं कर रही, बट महीने हो गए और कॉफी मशीन अभी भी रिपेयर नहीं हुई है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का बैरियर है। इसके आगे दिए हुए हैं लैंग्वेज बैरियर्स। मेरी लैंग्वेज अलग, आपकी लैंग्वेज अलग, मैंने कुछ कहा, आपने कुछ अलग समझ लिया, तो ये होते हैं लैंग्वेज बैरियर्स। इसी तरह यहां दिया हुआ है कल्चरल बैरियर्स। अब दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। कई कल्चर्स में, कई लैंग्वेजेस में, कई भाषाओं में यार कुछ कंसेप्ट्स होते ही नहीं है। तो अगर आप रिटायरमेंट जैसा शब्द जापानीज लोगों को बोलोगे, शायद उनको समझ में ना आए। यार लेट होना उनके कल्चर में है ही नहीं, सबसे हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, आपको भी ये बात पता है। चीजें वेस्ट कर देना अगेन उनके कल्चर में अगर है ही नहीं, तो आप उनको कैसे शायद ये बात समझा पाओगे। तो ये कल्चरल या लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं। कभी कभार एक शब्द किसी एक लैंग्वेज में हो तो दूसरे लैंग्वेज में वो कुछ और मीन कर जाता है, इसीलिए आपको बैरियर्स हो सकते हैं।
आगे और भी अलग अलग बैरियर्स के बारे में समझाया गया है, जैसे इमोशनल बैरियर्स, आपने कुछ बात बोली, सामने वाला मूड में नहीं था, गुस्से में था और उसने आपकी बात पूरी नहीं समझी। एटीट्यूड बैरियर्स, सामने वाले का एटीट्यूड ही ऐसा है यार, ये तो हम कितनी बार बोलते हैं, हम लोगों को बोलते हैं, समझ लेते हैं कि सामने वाला शायद आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता क्योंकि उसको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो हम बोलते हैं क्या एटीट्यूड है यार बंदे का, नहीं सुनना चाहता शायद। अगर इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छे फोटोज डालकर आपको अचानक से सक्सेस मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एटीट्यूड दिखाओगे, तो वैसे ही एटीट्यूड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। परसेप्शन बैरियर्स यानी चीजों को ना समझ पाना, जैसे आपको दुनिया नजर आती है, जिस रंग में आप उसे देखते हो सकता है कि मेरा पर्सपेक्टिव या मेरा परसेप्शन दुनिया का बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हो, तो ये परसेप्शन भी एक बैरियर हो सकता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे कि पुअर आईसाइट, दिखी नहीं आपको सड़क और आप कहीं और घुस गए, तो ये होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। या हियरिंग डिफिकल्टीज भी लोगों को होती है। टेक्नोलॉजी के बैरियर्स, रोज हर दिन टेक्नोलॉजी बदलती है यार, कैसे कैचअप कर सकते हैं इसको। डेफिनेटली ऐसा होता है, आपके पास लेटेस्ट फोन है, सामने वाले के पास पुराना फोन है, आप भेज ही नहीं पाए उसको ईमेल, वो पढ़ ही नहीं पाया, हो गया बैरियर। और सिमिलरली जेंडर बैरियर्स भी होते हैं, मेन एंड वुमेन। नाउ ये एक सेक्सिस्ट बात नहीं है, बट ये बहुत कॉमन सी बात है कि लोग जिस तरह से कम्युनिकेशन को परसीव करते हैं वो डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन द जेंडर दैट दे आर। नाउ इसीलिए जेंडर बैरियर्स भी हो सकते हैं। ना केस स्टडी पर आ जाते हैं, जो मैंने कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था कि कैसे केस स्टडी सॉल्व करते हैं, उस बात पर हम डिस्कस करेंगे। रोहित मल्होत्रा एक फ्रेश एमबीए है एमिटी बिजनेस स्कूल से। अच्छा, याद रखिएगा कि ये केस स्टडी समझते वक्त आपको डिटेल्स मार्क करते जाना है उस केस स्टडी को पढ़ते वक्त, ताकि आगे उन डिटेल्स पर ही सवाल आते हैं, ये बात आपको क्लियर रहे। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहां पे बोला गया है कि ये इंटर्न के लिए अर्नस्ट एंड यंग जैसी बड़ी कंपनी के लिए उसका एक इंटरव्यू कॉल आया है। उसको 5 जून को 10 AM यानी सुबह 10 बजे उसको वहां इंटरव्यू के लिए रहना है। और उस दिन वो बड़ा एक्साइटेड है, वो निकल तो जाता है, बट ये प्रॉब्लम हुई कि नोएडा यानी जहां वो रहता है वहां से वो 8:30 बजे निकला और ट्रैफिक जाम में फंस गया। लो, हो गई कयामत। अब वो पहुंचा 10:20 पे। अब सोच के देखो यार, इतनी बड़ी कंपनी के इंटर्नशिप के लिए अगर आप गए हो और आप हो गए 1 घंटा लेट, तो ऑफ कोर्स आप इतने नर्वस हो जाओगे यार, आपको लगेगा शायद घुसते से ही वॉचमैन ही आपको गेट से भगा देगा। बट वैसा ही हाल है यहां पे रोहित मल्होत्रा का। आगे बताया, उसको बुलाया जाता है अंदर, वो अपोलोजाइज करता है रिसेप्शनिस्ट को, उसको बोला जाता है अच्छा बाहर लॉबी में बैठो, थोड़ी देर बाद तुम्हें बुलाएंगे, और उसको 1 घंटा वहां पे बिठाया जाता है। ऑफ कोर्स ही बात है यार, ठीक है, बॉसेस के टाइम से नहीं आएगा तो कौन बुलाएगा उसे। नाउ 1 घंटे बाद वो इंटरव्यू में बैठता है और उसको वो 1 घंटे में, आप समझ सकते हो, उसकी बत्ती गुल हो चुकी है। वो इतना ज्यादा नर्वस हो गया है, उसको ऐसा लगता है कि अंदर आते से उसे झाड़ दिया जाएगा कि तुम लेट क्यों हो गए और अब तो तुम्हारे लिए कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अगर आप कॉन्वर्सेशन पढ़ोगे आगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे इंटरव्यूअर्स उससे पूछते हैं, उसे बुलाकर कि आप क्यों लेट हो गए। वो बोलता है कि यार सर जाम हो गया था। ठीक है, वो लोग बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, समझ में आता है, एनसीआर रीजन में तो बड़े जाम्स होते हैं, कोई बात नहीं, अपने बारे में जरा बताओ। अब ये बेसिक सवाल है यार, कोई भी आपसे सबसे पहले इंटरव्यूअर पूछेगा टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बट यहाँ पे अगर आप उसको ध्यान दोगे तो वो अटक जाता है। वो बोलता है कि सर आप मेरे बारे में क्या जानना चाहोगे। अब दिस इज नॉट व्हाट यू डू इन एन इंटरव्यू यार, आप जाकर अपने मेन पॉइंट्स बताने की कोशिश करते हो। खैर, इंटरव्यूअर से पूछता है कि जो इंपॉर्टेंट है वो बता दो अपने बारे में, और वो अपने बारे में बताने लगता है ना। आप देखोगे कि कितनी अननेसेसरी डिटेल्स वो यहां पर दे रहा है, जैसे कि वो कहता है कि आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम एबीएस पब्लिक स्कूल, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहां से किया। ठीक है, वो कहता है कि मैं फोकस्ड और हार्ड वर्किंग हूं, रिजल्ट ओरिएंटेड हूं, बट इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दे पाता। और ये सारी बातें वही हैं जो उसके एप्लीकेशन फॉर्म में ऑलरेडी शायद लिखी हुई हैं, जो शायद उसने रेज्यूमे दिया है उनमें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो इसलिए ही हैज लॉस्ट आउट हियर ऑन एन अपॉर्चुनिटी। वो उससे उसके अकम्पलिशमेंट्स पूछते हैं, वो बताता है कि मैं गुड डिबेटर था, बट अगेन आगे जब वो कहता है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए किसी कंपनी के साथ काफी अप्रिशिएट किया गया, तो क्यों अप्रिशिएट किया गया, ऐसा क्या उसने किया था प्रोजेक्ट वर्क में, ये वो नहीं बता पाता। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो उससे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा जाता है कि आपके लाइफ में कौन सी डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं अभी तक और आपने कैसे उनके साथ डील किया। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये बंदा कहता है कि मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था और इसलिए अपनी नई जिंदगी से कोप करने के लिए मुझे कभी कभार दिक्कतें आने लगी और इसीलिए मैं इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल होना सीख गया। अच्छा सवाल था ना, अच्छा आंसर भी था इनफैक्ट।
आगे उससे एक बड़ा मस्त सवाल पूछा जाता है, उसे बोला जाता है अच्छा इनोवेशन सक्सेस तक लीड करता है, आप एक काम करो ये प्लास्टिक कप होल्डर लो और मुझे बताओ कि पानी या कोई भी लिक्विड होल्ड करने के अलावा इस प्लास्टिक कप होल्डर को और क्या क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो बंदा यहां पर अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाता। मैक्सिमम वो कहता है कि इसमें ऑफिस क्लिप्स रख सकते हैं, इसमें स्टिकी सॉलिड फूड आइटम्स, क्या च्युइंगम रखना चाह रहा है क्या बंदा इसमें, और बोलता है कि कॉकरोच पकड़ने के लिए इसका यूज हो सकता है। नाउ दैट इज द रीजन व्हाई, ठीक है, दिस गाय प्रॉब्ली लूजेस आउट ऑन हिज इंटरव्यू राइट हियर। नाउ आगे उससे बोलते हैं कि एक जोक सुनाओ, और ये बंदा जोक नहीं सुना पाता क्योंकि उसको ये नहीं समझ में आता कि यार ऐसे इंटरव्यूज को मैं कौन सा जोक सुनाऊं। सो ही इज काइंड ऑफ नॉट प्रिपेयर्ड। और ऑफ कोर्स ये जोक वाला सवाल अगर आप ध्यान दोगे तो ये इसलिए नहीं पूछा गया कि जोक सुनना था इंटरव्यूज को, क्योंकि वो बोर हो रहे थे। वो आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कैन यू थिंक ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, क्या आप प्रेशर में भी कूल माइंडेड हो सकते हो, और ये चीज वो नहीं कर पाया। तो ऑफ कोर्स वो लोगों से बोलते हैं ठीक है वी विल गेट बैक टू यू, एंड रोहित लीव्स द रूम। अच्छा, अगर आप ध्यान दोगे तो यहां ब्रैकेट्स में मैं स्पेसिफिकली मार्क करने वाला हूं आपके लिए, लिखा है क्लेंचिंग हिज हैंड्स, यानी वो ऐसे टाइट अपने हाथ पकड़ के बैठा हुआ है, ऐसे क्लेंच कर रहा है अपने हाथ, और फिर उसके आगे दिया हुआ है हेजिटेशन एंड पॉज, यानी वो अटक अटक के बात कर रहा है। तो हमें सवाल भी ऐसे ही आए, आपसे पूछा गया है क्या रोहित सिलेक्ट होगा, क्यों या क्यों नहीं, और आप बोलोगे कि नहीं होगा यार सिलेक्ट, क्योंकि वो इतना नर्वस था, ही वाज अ नर्वस रेक ड्यूरिंग द एंटायर इंटरव्यू। और ये पॉइंट आपको कैसे पता, ऑफ कोर्स वहां पे सिग्नल्स दिए गए, मैंने ब्रैकेट्स में आपके लिए मार्क किए थे। नेक्स्ट बोलता है कि कौन से नॉन वर्बल क्यूज बताते हैं कि रोहित का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, रोहित के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऑफ कोर्स नॉन वर्बल क्यूज में आपने देखा ही इज क्लेंचिंग हिज हैंड्स, ही इज वेरी हेजिटेंट, वो अटक अटक के बात कर रहा है, और इन सारी चीजों से पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका है। तो इसीलिए वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि ये बंदा जो है ये अपने आप को एक प्रेशर सिचुएशन में हैंडल नहीं कर सकता। देखो यार, लेट होना अवॉइड नहीं किया जा सकता कभी कभार, बट अगर आप लेट हो भी गए तो यहां पे कम्युनिकेशन जो है आपका, उस कम्युनिकेशन पे लेट होने का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल, मिस्टर बी यानी एक इंटरव्यूअर ने रोहित से पूछा कि अपने बारे में बताओ, तो वो क्या जानना चाह रहे थे यार, वो उसको एक मौका दे रहे थे। ये सवाल एक मौका होता है कि आपकी बेस्ट अचीवमेंट्स, आपकी बेस्ट क्वालिटीज, आपने जो लाइफ में ऐसा कुछ किया हुआ है इंटरेस्टिंग, यानी जैसे मान लीजिए आपकी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी हॉबीज, हो सकता है पतंग उड़ाना, तो उन चीजों के बारे में आप बात करें ताकि इंटरव्यूअर्स उनसे बेस्ड आपसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन या सवाल कर पाए ना। ये बंदा जो है वो रोहित, वो इन चीजों को नहीं बता पाया अच्छे से। रोहित बोलता है मैं दिल्ली में बड़ा हुआ, यहीं पे पैदा हुआ, एबीएस पब्लिक स्कूल में वगैरह वगैरह, क्या उस वो नहीं कर पाया है। क्वेश्चन बोलता है विच प्रिंसिपल ऑफ गुड कम्युनिकेशन हैज ही फेल्ड टू अप्लाई हियर। ना सिंपल सा फंडा है कि उसने अपने बारे में अच्छी डिटेल्स नहीं दी, वो ये नहीं बता पाया। जैसे अगर आप आंसर में देखोगे कि उसकी स्ट्रेंथ्स डिबेटिंग में क्या थी, यानी वो पर्सुएड कर पाता है, अच्छे पॉइंट्स बोल पाता है, लॉजिकल बड़ा है, इंफॉर्मेशन या रिसर्च निकालना उसकी स्ट्रेंथ है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने। और प्लस उसने अपने डिटेल्स यानी प्रोजेक्ट जो उसने किया हुआ है कंपनी एक्स के साथ, उसके डिटेल्स जैसे मैंने शुरू में बोला था वो नहीं दे पाया। तो इसीलिए उसको ये सारी चीजें बतानी चाहिए थी, कमेंडेशन सर्टिफिकेट मुझे क्यों मिला, अगेन ये वो नहीं कर पाया। अपने अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में बात करते वक्त रोहित कहां गलत हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बोलता है, नेक्स्ट पार्ट, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मिसिंग इन हिज आंसर। भाई मैंने आपसे कहा कि मेरी सर बहुत तारीफ हुई है एक प्रोजेक्ट में, तो आप जानना चाहोगे ना कि यार तारीफ क्यों हुई, मैं इस बात पे थोड़ी ना छोड़ दूंगा कि मेरी तारीफ हुई है सर। तो ऑफ कोर्स ये गलती रोहित ने करी। और अगर आप फाइनल क्वेश्चन देखोगे तो वो बोलता है कि कौन से बैरियर्स थे इस इंटरव्यू में, तो ऑफ कोर्स नर्वसनेस, इमोशनल बैरियर्स जिन्हें हम कहेंगे। वो बंदा इतना ज्यादा नर्वस हो चुका था, वो इतना ज्यादा अपना काम और कंपोजर लूज कर चुका था कि वो इंटरव्यू हार गया ना। ऐसे ही केस स्टडीज कम्युनिकेशन के बारे में आते हैं, जिन कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को, बैरियर्स को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर्स को हमने समझा, वही चीजें आपसे पूछी जाती है। आई होप यू आर एब्सोल्युटली नाउ प्रिपेयर्ड टू आंसर सच केस स्टडीज फॉर कम्युनिकेशन. I will see you in my next video. Till then, peace out.